नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी और अवनीश जी। मैं स्वागत कर रहा हूँ दोनों महानुभावों का और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया सभी की चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो सबसे पहले बाबा जी को बधाई। बाबा जी से जब पिछली बार बात की थी तो ये पिंपरी चिंचवड़ में थे। तो पिंपरी चिंचवड़ में तो आपने झंडे गाड़ दिए, क्यों बाबा जी? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, आप मुझे याद है पिछले जब हमने पिंपरी चिंचवड़ में बैठ के जब हमने वीडियो किया था, आपने कहा था ये तो इनका एनसीपी का गढ़ है। मैंने कहा था, गढ़ था, और दैट वाज 8 years ago। और मैंने कहा इस बार तो मुझे बदलाव, इतना बदलाव नजर आ रहा है कि सर सच बताऊं मैं आपको कि कांग्रेस और शिवसेना तो कहीं दिखाई भी नहीं दी पूरे पिंपरी चिंचवड़ में। एनसीपी से लड़ाई जरूर थी और तकरीबन हर जगह। क्यों? क्योंकि सर मराठा जो वोट बैंक है ना इनका, बीजेपी ने 50% से ज्यादा मराठा तोड़ रखा था अच्छा। पुणे पिंपरी चिंचवड़ में। और जितना नया आपका ये सोसाइटीज में जितना और ये लोग रहते और आईटी हब बना हुआ है, वो तो टोटल 100% बीजेपी था। वहां पे हिंदी भाषियों की, जिसको हम लोग वैसे कहते हैं हिंदी भाषी, पर वो असल में भोजपुरी भाषी यूपी बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है सर, वो टोटल भाजपाई है। इसके अलावा 12% पॉपुलेशन है सर दक्षिण भारतीयों की। वो इससे पहले डाइसी रहते थे, उससे पहले ये टोटली उसके शरद पवार के थे। और पिछले चुनाव में ये 50-50 टाइप रहते थे। इस बार ये टोटली भाजपाई बने हुए थे। उसका एक कारण है सर, देखिए भाई, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी की राजनीति होती है और हिंदी भाषियों के साथ तो हमेशा गुंडागर्दी हुई है सर। उस गुंडागर्दी को पुराने लोग बर्दाश्त कर लेते थे, अब नहीं करते। और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इस बार मैंने बड़े नजदीक से अपनी आंखों से देखा सर। ये क्या है कि जो ये एनसीपी के जो है, जो कॉरपोरेटर्स है ना, इन्होंने हर रीजन में एक व्यक्ति ऐसा अपॉइंट कर रखा है और उसका नंबर उस इलाके में रहने वाले हर व्यक्ति के पास होता है। यदि आपको कोई परेशान करे तो हमको फोन कीजिए। और 5 एम्बुलेंस नहीं आती उससे पहले एनसीपी का वो व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाता है। वो एकदम टीएमसी वाला नेटवर्क है सर इनका। और वही गुंडागर्दी करता है, वही सब कुछ डिसाइड करेगा किसकी रेडी कहां लगेगी, कौन कहां रहेगा, किसकी गाड़ी कहां पार्क होगी। गाड़ी पार्किंग पे अगर विवाद हो गया, ही विल डिसाइड। आपको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम है ना। सर धीरे धीरे इसने वसूली का रूप ले लिया था। लोग खिलाफ हो गए, सॉरी, लोग खिलाफ हो गए सर। ये चुनाव 8 साल बाद हुए थे सर। 8 साल में भारत बदल चुका है सर। 8 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था। आज आप गुंडागर्दी कर ही नहीं सकते, तो इस बार पलट दी सरकार लोगों ने। और एकमात्र गढ़ बचा था पिंपरी चिंचवड़ एनसीपी का। कांग्रेस को तो फिर भी 1-2 गढ़ बच गए हैं, अमरावती बच गया, आपका इधर लातूर वातूर। एनसीपी का तो कुछ नहीं बचा। और शरद पवार का क्या बचा? अच्छा, अजीत पवार हुआ तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत है। शरद पवार का क्या बचा? बिल्कुल सही बात है। मैंने उस दिन किया था एक वीडियो, उसमें 36 वार्ड जो है 2869 में से और 153 वार्ड जीते हैं अजीत दादा पवार ने और 125 वार्ड जीते हैं ओवैसी ने। अब इसी से समझ लीजिए आप। तो इनका तो कार्यक्रम पूर्ण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण में पूर्ण गया, पूर्ण बच गया, ये हुआ इनका हाल।
तो ये तो ठीक हुआ, बड़ा अच्छा हुआ और आपको एक बार पुनः बधाई। आपका उद्यम, आपका उद्योग सफल हुआ। लेकिन ये थैंक यू क्या हो सर। रहा है मुंबई में, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वो अलग भी बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा भी रहे हैं। एक तो डावोस चले गए और एक आराम से मुस्कुरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। ये क्या है? ये कोई उद्धव सेना को तोड़ने की चाल तो नहीं है कोई? सर उस पे जरा थोड़ा 2 मिनट बाद चर्चा करते हैं। आज मैंने और अवनीश भाई ने ना सुबह मेरे चैनल के लिए एक वीडियो किया है, उसमें हमने एक एनालॉजी दी है कि उद्धव भाई का शुद्ध शाकाहारी हिंदू होटल था जिसमें प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ता था भोजन में, पर इनको वो होटल चलाने में मजा नहीं आ रहा था, तो इन्होंने बड़े बड़े की बिरयानी का ढाबा खोल लिया कि यहाँ पर बड़े की बिरयानी मिलती है। ठाकरे बिरयानी सेंटर। तो लोगों ने कहा यार कि शिंदे से ज्यादा तो ठाकरे के पास उद्धव भाऊ के पास है शिवसेना। मैंने कहा शिवसेना नहीं है वो बिरयानी का ढाबा बन गई है, वो नई समाजवादी पार्टी बन गई है जो मुसलमानों के वोट से राजनीति कर रही है। उनके पास हिंदुओं का एक टॉपअप, मुसलमानों के वोट बैंक पर हिंदुओं का टॉपअप है, ठीक समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी की तरह। तो वैसी ही समाजवादी पार्टी का एक उदय आपका मुंबई में हो गया है। ये तो हो गई है साहब उद्धव ठाकरे की पार्टी की दशा। जी। अब आप आ जाइए ये जो नाटक अभी चल रहा है, सर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये राजनीति पकड़ पाना बहुत ही जटिल कठिन काम है। पर मैं समझता हूं कि उद्धव वाली गलती एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे और इतनी जल्दी नहीं करेंगे। अभी उद्धव ठाकरे का हश्र उन्होंने मात्र 3-4 सालों में क्या हुआ है देखा है, एकदम घाव अभी एकदम ताजा है। इसलिए एकनाथ शिंदे सर ये गलती तो कम से कम नहीं है करेंगे। तो हाँ, बार्गेन कर रहे हैं, बार्गेन करना भी चाहिए। और सर एक बात बताऊं, मैं ये पक्का मानता हूं कि भाजपा जैसे अजगर के साथ आप सोएंगे तो वो प्यार से ऐसे जप्फी पाते पाते ना, प्यार की जप्फी ऐसे करते करते कब आपको जकड़ लेगा और निगल जाएगा आपके वोट बैंक को। ये देखिए साहब, ये गेम है तो बड़ी खतरनाक। वोटर कहता है यार जब मैं किसी को भी वोट दूं जाना बीजेपी को ही है, तो मैं किसी के वाया फिर वोट क्यों डालूं, मैं डायरेक्ट बीजेपी को डाल देता हूं। तो ये गेम तो होती है सर बीजेपी के साथ राजनीति करने में, ये खतरा। और मैं आज से नहीं है, मैं 3 साल से कहता हूं। मैंने कहा कि बीजेपी वो गंदा दोस्त है, जब आप उससे दोस्ती करते हैं तो आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड पे गंदी नजर रखता है। मैं ये एनालॉजी देता कि बीजेपी वो गंदा दोस्त है कि आप उसे दोस्ती कर लो तो आपके वोट बैंक को पटाना शुरू कर देगा। तो शिव सर अवनी शिव अवनीश जी, मैंने एक थ्योरी दी है। जी। मेरी थ्योरी ये है कि देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ संजय राउत के बड़बोलेपन से। फिर से उन्होंने कहा कि अभी खेल बाकी है। जैसे ही खेल बाकी बोला, तो वैसे ही देवेंद्र फडणवीस, मैं मानता हूँ देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन है। उनकी पॉलिटिक्स का जवाब नहीं है। तो उन्होंने एकनाथ शिंदे से कहा ऐसा है, आप अपने लोग लेके चले जाओ उधर से, शिवसेना की तरफ से पोचिंग हो सकती है आपके लोगों की। और उनको उधर भेज दिया और शिवसेना वालों को कहा कि देखो वो तो उधर चले गए हैं, अब तुम लोगों का अच्छा चांस है, तुम लोग आ जाओ बीजेपी में। आपका क्या कहना है? हाँ सर
सर ये थ्योरी इस पर थोड़ा ठीक से समय देना पड़ेगा, क्योंकि इसको काट पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको ये आगे ही मेरी बढ़ाना थियरी होगा। है, मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, अभी चालू हो जाएगा। अच्छा सर, मुझसे फिर वो वीडियो छूट गया, मैं अभी इसके बाद जाके नहीं देखूंगा अभी उसको, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी वाली बात पे थोड़ा सा आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा के साथ राजनीति करना ये बड़ा मुश्किल गेम है, वो गंदे दोस्त वाली बात कही। तो साहब, भाजपा के खिलाफ राजनीति करना भी बड़ा मुश्किल काम है। राहुल गांधी से पूछ लीजिए, अखिलेश से पूछ लीजिए, तेजस्वी से पूछ लीजिए। तो सर एक चीज बड़ा साफ रहा, हम लोगों ने पिछली बातचीत किया था तब अभी रिजल्ट आए नहीं थे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि हिंदू अब उसी को माना जा रहा है, और हिंदू के प्रति अच्छा राजनीतिक व्यवहार रखने वाला उसी को माना जा रहा है जो भाजपा के साथ है। लोगों को अजीब लगेगा, बहुत सारे लोग इस बात का ताना भी देंगे कि क्या मतलब हिंदुओं के एकमात्र ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, आज के राजनीति में है। आप कुछ भी और कर लीजिए, लेकिन आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे और उनके भतीजे चिल्लाते रह गए, और ये तो वही वाला हुआ। अभी हम लोगों ने जो बात किया तो वीडियो पे, तो बाबा जी ने एक बड़ी सही चीज की कही। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हुई कि वो सलमान को वो समीर मिश्रा समझ के उसके साथ भगे। वो लव जिहाद वाला काम हो गया उनके साथ। लव जिहाद वाला काम हुआ, और बाद में जब उनको वो लगा कलमा पढ़वाने, तब उनको समझ में आया। फिर गाय का गोश्त लगा परोसने, मुंह में ठूसने, तब समझ में आया यार ये क्या हो गया हमारे साथ। अब उनकी हालत यह है कि परिवार ने उनका दाह संस्कार कर दिया है। समाज ने कहा है कि इधर लौटी, भाई और बाप ने कहा है कि काट डालेंगे, बिल्कुल आना मत इधर, हमने तो तुम्हारा दाह संस्कार कर दिया है। अब उनकी मजबूरी है कि उन्होंने ठाकरे बिरयानी की दुकान खोल लेनी है। लेकिन एक उनके साथ समस्या ये भी हुई कि वो ठाकरे बिरयानी की दुकान तो खोल लिए, लेकिन अगर उन्होंने उस पर बोर्ड भी नहीं लगाया, ये नहीं कहा कि हम पूरी तरीके से मुसलमानी खाना दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने वो जो चीनी मिट्टी की प्लेट और कटोरा देखा सर्व करते हुए, तो समझ गए कि अरे अरे ये तो मामला खराब है। सर त्याग दिया हिंदुओं ने, हंडा, त्याग दिया। सर हंडा, हिंदू होटल का हंडा अलग होता है, पतीला, उनका हंडा भी अलग होता है। हंडे से पहचान जाते हैं। हाँ, भगोने की जगह हंडा देखा मुरादाबादी बिरयानी वाला, वो कहे कि अरे ये तो बर्तन ही अलग है। फिर देखा कि वो चीनी मिट्टी की प्लेट में और कटोरे में शोरबा, बोले अरे 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 ये तो मामला गलत है। तो हिंदू ने त्याग दिया सर, ठीक उसी तरह त्याग दिया कि जैसे सलीम को समीर मिश्रा समझ के भागी हुई बेचारी अभागी लड़की। अब इनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, घर वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए इनको दिनों दिन और ज्यादा मुसलमान होते रहना। पास तो है, इनके पास नहीं है तो क्या हुआ। अब वही कह रहा हूं सर, गलती से जो उस मुसलमानी होटल में बिरयानी वाले में इन्होंने ये कहा कि अरे खाली हम बिरयानी थोड़ी ना बेच रहे हैं यार, हम फ्राई दाल अरहर की और रोटी भी रखे हुए हैं, तो अगर तुम वेजिटेरियन हो तो आके ये खाओ। अब वही वाले भगेंगे जिनको देवेंद्र फडणवीस की आपकी थ्योरी जो दिया है आपने, अब वो भगेंगे यार हमको खानी फ्राई दाल ही है, तो हम ये ठाकरे बिरयानी वाले सेंटर पर दाल नहीं खाएंगे, हम बढ़िया 56 भोग खाएंगे उधर जाके शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के पास। सर ये 65 मेंबर नहीं रहेंगे, और एक बार फिर ये क्रेडिट जाएगा उसी बंदे को जो वो हारमोनियम बजा के, वो मतलब गजब प्राणी पाला हुआ है उद्धव ठाकरे ने, है वो इनका जो संजय राउत है। सर हकीकत ये है कि विकास चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे तालुका का हो, चाहे मुंबई का हो, हिंदू ने ये सीधे कहा है कि पहले जो हिंदू हित की बात करेगा उसके साथ रहेंगे। और एक उदाहरण आपको और देता हूं सर कि कैसे ये संभव है। सर मैं उत्तर प्रदेश से उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र भी वही दिखाया है, इससे पहले बिहार ने भी वही दिखाया। मैं यूपी से 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं। बहुत सारी पार्टियां हैं सर उत्तर प्रदेश के, भाजपा गठबंधन में 3 ऐसी पार्टियां हैं। आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी ले लीजिए, अपना दल, आप संजय निषाद की निषाद पार्टी ले लीजिए, आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ले लीजिए। ये तीनों के तीनों ऐसे दल हैं जो घोर जातिवादी राजनीति करते हैं। ये
कड़वी सच्चाई। निषादों की राजनीति, पटेलों की राजनीति और राजभर और बाकी 5, 7, 8 पेयर का चचा गिनाते हैं, उनकी राजनीति करते हैं। लेकिन इनको गैर इनकी बिरादरी वाला भी मत इसलिए देता है कि ये भाजपा के साथ है। इनका गठबंधन भाजपा के पास है, भाजपा के साथ है। आप मुझे ये बताइए, अनुप्रिया पटेल की मां और उनकी बड़ी बहन, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से हाथ नहीं मिलाया। उनका क्या हाल है आज किसी को नाम भी नहीं पता होगा कि उनके पास भी कोई पार्टी है कि नहीं है। पूरी की पूरी विरासत सोनेलाल पटेल की चली आई अनुप्रिया पटेल के पास। हिंदुओं ने यह माना कि अनुप्रिया पटेल एक समाज की राजनीति करती होंगी, लेकिन हिंदू हैं केवल इस वजह से कि वो भाजपा के साथ हैं। ठीक यही स्थिति ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ। वो सपा के साथ गए, उनके अपने बिरादरी ने उनका साथ छोड़ा था, नहीं माना था हिंदू। वो जब से भाजपा के साथ आए, हालांकि उन्होंने बहुत पापड़ बेले, उसकी बड़ी अंदर की कहानी है। यूपी के एक रिटायर्ड नौकरशाह के रास्ते वो कैसे कैसे कैसे, वरना योगी जी ने डांट के कई बार भगा दिया था। एक बार तो वो साहब भी डांट खा गए थे कि बिना मतलब इस तरह का प्रपोजल मत लाओ, ये आदमी उस लायक नहीं है। लेकिन फिर भी आज देखिए वो सत्ता एंजॉय कर रहे हैं, अपने समाज का 2-4 काम भी करा पा रहे हैं। ठीक यही स्थिति संजय निषाद की है। घोर परिवारवादी, घोर जातिवादी पार्टी। एक बेटा एमपी भाजपा के टिकट पर, एक बेटा विधायक अपने निषाद पार्टी के टिकट पर, खुद विधायक और मंत्री। लेकिन फिर भी सत्ता है, अगर सत्ता जिसके पास रहती है वो अपने समाज का भी 2-4 काम करवा पाता है। लेकिन ये सच है सर, उद्धव ठाकरे को पूरी ठाकरे लीगेसी के बावजूद भी हिंदू नहीं माना महाराष्ट्र और बीएमसी के वोटरों। ये हकीकत है, और ये पहले भी हमने बात कही थी। तो ये तो आज की डेट में आपको मानना पड़ेगा। और ये जो आपकी थ्योरी है बिल्कुल सही है सर। वो दाल रोटी जो खाने पहुंच रहा था ना वहां पर, वो बस उसको वापस लेने की बात है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र भाई, आपकी थ्योरी में थोड़ा सा और जोड़ दूं, देवेंद्र भाई जो हैं वो इनको, शिंदे को भी हिसाब किताब समझा रहे हैं कि तुम अपने 29 पे बहुत अगराओ मत, कि तुम्हारा 29 अगर जाएगा तो हमारे पास बहुमत रहेगा। हम इस बहुमत का इंतजाम कहीं और से भी कर लेंगे। वो तो मेरी थ्योरी में शामिल ही है। लेकिन हाँ, बाबा जी से कहूंगा, आज एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और देवेंद्र भाऊ तो अल्टीमेट रिलैक्सेशन में है। वो तो दावोस ही चले गए, उनको कोई चिंता ही नहीं। लेकिन आज एकनाथ शिंदे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जब देखी तो एकनाथ शिंदे भी टोटली रिलैक्स थे। वो भी जिस तरह से बात कर रहे थे, उससे उनके चेहरे पर टोटल रिलैक्सेशन था, बिल्कुल सहज भाव से, मुस्कुरा के। नॉर्मली एकनाथ शिंदे मुस्कुराते नहीं है, तो मुस्कुरा भी रहे थे। और मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ, तुलना करता हूँ कि जब इन्होंने शिवसेना तोड़ी थी और गुवाहाटी गए थे, तब इनके चेहरे पे हमेशा टेंशन रहता था। तो इससे ये जो मेरी थ्योरी है, इसको पूरा बल मिलता है बाबा जी। सर ये पहली बात, तो वहां बीएमसी में कोई दल बदल कानून तो लागू है नहीं, लागू है नहीं। सब जो है सब लोग जो तो है सब जगह जाने को स्वतंत्र है। उनको डिफेक्शन में 1 मिनट लगना है। और सर जो मगरमच्छ पूरी भैंस खा जाता है सर, वो एक मछली के बारे में सोचेगा? आप बताइए, जो आदमी पूरी की पूरी राज्य सरकार हड़प जाता है ऐसे शाहजी के बारे में ऐसा कहना उचित शोभा नहीं देता बाबा जी आपको। शाहजी के बारे में ये सब मत बोलिए। वाइल्ड लाइफ सर, डिस्कवरी चैनल में मगरमच्छ का विल्डर बीस्ट का शिकार करते हैं, मैंने मगरमच्छों को देखा है वो वहां पे मसाई मारा के जंगलों में है। तो द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ द विल्डर बीस्ट। तो सर बात यह कि दूसरी बात है सर, एक चीज और बताऊं, एमएलए भी जो होता है ना जीता हुआ, विपक्ष के जीते हुए एमएलए की औकात कॉरपोरेटर से भी कम होती है, और रूलिंग पार्टियां बाकायदा प्रशासन को मना कर देती हैं कि इसका एक भी काम नहीं करना है। और जो उनकी पार्टी का हारा हुआ एमएलए कैंडिडेट होता है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है। ये मैंने पंजाब में देखा। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी वाले हार गए हैं, उनकी ज्यादा चलती है जीते हुए एमएलए से,
क्यों? क्योंकि विपक्ष का एमएलए बेचारे की औकात ही कोई नहीं होती। तो सर जब एमएलए की कोई औकात नहीं होती तो बेचारे कॉर्पोरेटर की क्या होगी? जीत कर भी उनको हासिल कुछ नहीं होना है तो कौन नहीं जाना चाहेगा सर रूलिंग पार्टी के साथ? बजट इसलिए भी तो है बाबा जी, बजट भी तो हाँ है भाई, बजट रहेगा सर, तो कुछ काम होगा 24 हर तो तरफ। कांग्रेसी तैयार बैठे हैं, आधी शिवसेना तैयार बैठी होगी कि बस एक, बल्कि यहां से हरी झंडी नहीं मिल रही होगी, वो सब तो आने को तैयार ही बैठे होंगे। नहीं तो सर होटल का एड्रेस 75, दिखा नहीं दिया कि तुम भी आओ होटल में, 25 ठो है, 29 ठो हाँ है, तुम भी आओ। सर 75,000 करोड़ का बजट कुछ माने रखता है? एक एक कॉर्पोरेटर के हिस्से सर 500-500 700 तो करोड़ आता होगा। ये तो लीगल बजट है। उसके बाद जो, हे भगवान, कितनी बड़ी इकोनॉमी। मुझे तो लगता है सर मुंबई के एक कॉर्पोरेटर की टोटल जो है वो 1,000 करोड़ होती होगी, टोटल जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वहां उसके, अरे हाँ स्टेट में भी तो, उसके स्टेट एरिया में में। भी तो सरकार है बाबा जी, स्टेट हाँ में भी तो सरकार है, ये भी तो सोचिए। तो सर ये तो निश्चित रूप से स्टेट अस्तित्व में बचाने सरकार की है लड़ाई है इनके और लिए। कॉरपोरेशन की चाबी जो है वो जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है उसके हाथ में रहती है। जी तो ये तो मामला जो है इस तरह से बिल्कुल पक्का है। अच्छा और एक साहब इसीलिए सर, आपके इसीलिए सर वो मोटा भाई की एक जो हर चुनाव के बाद तस्वीर टहल जाती थी कि स्कूटर लेके निकलते हुए, वेस्पा वो कौन सा एक्टिवा लेके निकलते हुए, वो इस बार नहीं टहल रही है वैसे, क्योंकि दल बदल तो लागू है नहीं। अरे एक हमारे वो अरविंद केजरीवाल जी बहुत दिनों से सुर्खियों में नहीं थे, वो अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। तो वह, क्योंकि बाबा जी का उनसे अतिशय प्रेम है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि साहब की ये पंजाब केसरी के खिलाफ क्या इन्होंने चला रखा है साहब? उसकी प्रेस सीज कर दी और उसके खिलाफ उसके होटल बंद कर दिए और पता नहीं क्या क्या धंधा कर रहे हैं पंजाब केसरी के खिलाफ। सर, पंजाब के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाली कि आपने एक साल में कितना पब्लिसिटी का बजट है आपका। तो वो जो फिगर है, हालांकि उसमें अलग अलग फिगर्स आई हैं। कुछ लोग 700 करोड़ 750 बता रहे हैं, कुछ 850 बता रहे हैं, कुछ 900 करोड़ बता रहे हैं, पर 700-800 करोड़ रुपए का बजट है आम आदमी पार्टी की, पंजाब गवर्नमेंट का, पब्लिसिटी का। अब ये जाता तो सर अखबारों और टीवी चैनल्स को ही है। अब सर पंजाब का सबसे बड़ा अखबार है पंजाब केसरी। जो दो मेन अखबार थे वो पंजाब, जो पुराने हैं, वो पंजाब केसरी, ट्रिब्यून और अजीत पंजाबी में। 3 नए प्लेयर आए जो पिछले 20 सालों में आए, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अमर उजाला। अब सर इसके अलावा और अलग अलग मीडिया हाउसेस थे। उसके बाद इनका प्रचार चलता है गुजरात तक, गोवा तक, दिल्ली तो चलता ही है। तो जब तक दिल्ली सरकार थी तो 1,001 करोड़ रुपए दिल्ली दे दिया करती थी। अब सर वो सारा खर्चा आ गया है भगवंत मान के सिर। तो इन्होंने पंजाब केसरी का बजट पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर अब चूंकि जब से दिल्ली हारे हैं तो दिल्ली से तो कोई पैसा दे नहीं पा रहे मीडिया को, और मीडिया को सर 1,000 करोड़ की आदत है, इससे कम में उनका पेट नहीं भरता नेशनल मीडिया का। उनको आम आदमी पार्टी से 1,000 करोड़ चाहिए पूरे नेशनल मीडिया को। तो सर हुआ क्या कि पंजाब केसरी का जो बजट था ना वो बहुत कम हो गया। अब पंजाब केसरी ने कहा कि हमको नहीं पता था, हम और गुजरात वालों को काटो, इनका काटो, हमारा मत काटो। तो इन्होंने इनके 2-4 क्रिटिकल न्यूज आइटम्स छाप दी, कुछ नेताओं की छाप दी। यहाँ पे माइनिंग को लेके बड़ा बवाल रहता है सर पंजाब में। पंजाब में माइनिंग जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, वैसे हर जगह ही होता है, पर पंजाब में उसकी मारामारी बहुत रहती है। तो माइनिंग को लेके 2-4 आर्टिकल छाप दिए और 2-4 इन्होंने, और पंजाब सर, दिल्ली वालों ने पंजाब को वो लूटा है, वो लूटा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी एक तीर्थ यात्रा योजना है, उस तीर्थ यात्रा योजना का भी बजट अच्छा खासा है सर। उसमें जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जो जो ये तीर्थ यात्रा कराते हैं, यूपी ले जाते हैं, ये बेगमपुरा, सर वो टोटल दिल्ली वाले हैं। अभी पंजाब में 4-5 रैलियां हुई हैं
अरविंद केजरीवाल की, उसमें जो पंडाल लगता है सर, वो पंडाल लगता है, वो इतना बड़ा होता है कि उसका जो बजट है वो उसको 6 दिन सेटअप करने में लगते हैं, 4 दिन उजाड़ने में लगते हैं, 1 दिन की रैली होती है, 11 दिन का टोटल उसका जो बजट आता है वो लगभग 10-12 करोड़ आता है एक पंडाल का। 6 पंडाल लगे थे, 60 करोड़। पंडाल लगाने वाली 4-5 कंपनियां पंजाब में हैं, पर इनका पंडाल दिल्ली से आता है। तो पंजाबियों ने मुद्दा बना दिया कि क्यों भैया, पंजाब वाली कंपनियां क्या मर गई हैं कि पंडाल अब दिल्ली वाले लगा रहे हैं, तीर्थ यात्रा अब दिल्ली वाले करा रहे हैं। तो सर ये लूट है जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मचा रखी है। पंजाब को लूट रहे हैं दिल्ली वाले बैठ के। ये सारी आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए पंजाब केसरी ने। इन्होंने सर क्या किया कि उन पे छापे मरवा दिया यार, एकदम सर हूबहू इमरजेंसी। अरविंद केजरीवाल जो है वो भगवंत मान के हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन से घूमता था। एक लड़के ने आरटीआई डाल दी, 10 यूट्यूब चैनल्स ने उस लड़के का इंटरव्यू ले लिया, उसने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल इतनी तारीख को गया, इतनी तारीख को गया। उन 15 यूट्यूबर्स के ऊपर, वो सब पंजाब बेस्ड यूट्यूबर थे, उनके ऊपर एफआईआर कर दी। वो सब हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया और बताया कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा इन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है कि जो आपने इनके खिलाफ एफआईआर की है। तो सर ये पूरा क्रैकडाउन एकदम इमरजेंसी वाला क्रैकडाउन है। कपिल और मिश्रा ये के खिलाफ भी तो कर दिया यार, हैं जी, कपिल मिश्रा के खिलाफ भी तो एफआईआर कर दी। हाँ अच्छा, वो अलग सर, वो तो अलग प्रकरण था। वो तो जो एक अजीब ही प्रकरण चल रहा है। हाँ, आतिशी ने जो कह दिया, क्या नाम कि किसका किसका सम्मान करे, गुरुओं का करे, उसके बाद ऐसा इतना आप वाकई अच्छा, उसके बाद बोला नहीं वो तो बहुत बहुत ही आपत्तिजनक है, इससे अधिक बहुत ही आपत्तिजनक हो ही नहीं आपत्तिजनक सकता था वो। तो सर वो अलग था। अच्छा एक तीसरा प्रकरण चल जो है वो रहा, अकाल तख्त वाले कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा नहीं, एक तीसरा प्रकरण है। इस खुद अकाल तख्त के ज्ञानी जी लोगों ने एक एआई से नकली वीडियो बनाई भगवंत मान की, जिसमें दिखाया गया है कि भगवंत मान गुरुओं की, 10 गुरुओं की एक फोटो होती है, उस पे शराब कैसे छिटे मार रहा है और भिंडरा वाले की फोटो के ऊपर मूत्र विसर्जन कर रहा है। ये वीडियो वायरल करा दी। उसने कहा ऐसा नहीं ना, मैंने नहीं किया, तो तुमने किया है, बेअदबी तुमने की है, चलो कराओ फोरेंसिक जांच। अब एसजीपीसी फंस गई। उसने कहा कि मेरे को गलती से भी अकाल तख्त में बुला मत लेना, मैं तुम्हें धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। अब भगवंत मान ललकारने लग गया, फिर उसको बुलाया 15 तारीख। गया तो था वो अकाल तख्त। हाँ गया था सर, वो भी तो राजनीति है ना, राजनीतिज्ञ भगवंत मान भी इधर सीख गया है राजनीति। वहां जाके एकदम नतमस्तक हो गया, बाहर आके फिर गरजने लग गया। पहले गरजता हुआ अंदर गया, वहां जाके टोटली नतमस्तक हो गया, बाहर आके फिर गरजने लग गया। एसजीपीसी डिफेंसिव हो गई सर। तो ये कहानी चल रही है सर पंजाब में। आज अवनीश भाई सर, मैंने सारी फुटेज खा ली है। अरे क्या बात कर रहे हैं अवनीश भाई सर, उनको चर्चा में लीजिए, उनके पास भी बड़ा मसाला है। अरे सर आप पिंपली जीत के आए हैं। प्रयागराज और बनारस पे आ रहे हैं ना अभी। जी पे आएंगे जी साहब। ये क्या करा रहे हैं आप? शंकराचार्य जी की उनके शिष्यों की पिटाई हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा अनर्थ कैसे हो रहा है योगी जी के राज? एक ही तो कांग्रेसी शंकराचार्य बचे हैं, स्वरूपानंद जी के असली शिष्य, और उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार। नहीं बिल्कुल सर, वैसे इस पर एक लाइन का स्टेटमेंट देके एकदम बचा जा सकता है कि भाई 2 धर्म गुरुओं के बीच का मामला है। योगी जी एक धर्म गुरु हैं, दूसरे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, तो दोनों आपस में निपटे। लेकिन वाकई इनके साथ वही व्यवहार हुआ है सर। ये छात्र राजनीति में थे, उधर ही अपना रहते, ठीक है। बिहार इलेक्शन में भी ये बड़े ताव से उतरे थे और वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ। एक यूट्यूबर ने जब इनसे पूछ लिया, यूट्यूब पत्रकार ने, कि आप जो है, तो वो बिफर गए, हट हट और तमाम चीजें ये कहने लगे। उसके बाद मैंने बिहार इलेक्शन के बाद कई लोगों से पूछा कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी तो अपने कैंडिडेट उतारे थे, कितने वोट मिले? कोई बता नहीं पाया। खैर
मतलब मैंने बड़ा प्रयास किया। मुझे तो पहली बार पता चल रहा है कि उनके भी, मैं तो सुना नहीं, उनकी जो 200 से एकल सनातन पार्टी थी 200 वो से तो ज्यादा खत्म हो चुकी है। कैंडिडेट सर, 200 से ज्यादा कैंडिडेट उतारे थे। बस तो उनको मैं तो शौक पूछता है। रहा घूम घूम के कि भाई उन्होंने कैंडिडेट। पहली बार जब बनारस से लड़े थे नरेंद्र मोदी, तब भी उतारे थे कैंडिडेट, इस बार भी उतारे कैंडिडेट। बिहार विधानसभा में उतारे थे। अब बताइए सर, ये एक संत का काम क्या है? कल मौनी अमावस्या का महास्नान चल रहा था। माघ मेले में वही व्यवस्था है जो व्यवस्था प्रशासन ने महाकुंभ में किया था। उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था किया है प्रशासन ने। माघ मेले में कुंभ की तरह किसी शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं है। ये खुद साधु संत मानते हैं, सारे अखाड़े। अभी अखाड़ा परिषद का भी स्टेटमेंट आ गया कि भैया कोई शाही स्नान का कोई औचित्य नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। फिर इन्होंने एक तो नमूना लग रहे थे सर, मैं पीठ का सम्मान कर रहा हूं लेकिन फिर भी कह रहा हूं, आयरन एंगल्स का बना के और वो छर्रे वाले जो व्हील होते हैं वो व्हील लगा के और रथ तैयार किया इन्होंने। रथ पर बैठे, रथ पर बैठ के अब लेके संगम नोज तक जाएंगे, और जो पीपे का पुल नंबर 2 था उसके बैरिकेटिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला सुबह 9:20 पे ये कांड हुआ इन्होंने किया, जब बिल्कुल बढ़िया से चल रहा था स्नान, सब कुछ बढ़िया से हो रहा था। आपने उसमें विघ्न कि अब हम जाएंगे शाही स्नान की तर्ज पे। भाई शाही स्नान जब होता है तो बाकायदे उसके लिए रूट खाली कराया जाता है, प्रशासन लगता है, उसका समय निकलता है, अखाड़ा खुद डिसाइड करता है कि कौन से अखाड़े कब कब स्नान करेंगे, और उस हिसाब से जाते हैं, अपने पूरे आवभगत से जाते हैं, शानदार तरीके से। तमाम श्रद्धालु बैरिकेड लगे लगे रहते हैं, दोनों किनारे खड़े रहते हैं। जब इसमें कोई ऐसा परंपरा था ही नहीं तो इनको जाने की क्या आवश्यकता थी? केवल केवल ड्रामेबाजी, जबरदस्ती, इनको मीडिया की आदत लग गई है। और कल सर पीठ का पूरा सम्मान है, लेकिन यह व्यक्ति जो धर्मगुरु से ज्यादा राजनीतिक एक्टिविटी करते हैं, इनका कल बड़े कायदे से इंतजाम हुआ है। मैं कायदे अच्छा, से इंतजाम में बता रहा हूं, मैं लाठियों मैं लाठी, किसी साधु को लाठी पड़ी है मुझे तकलीफ है सर, लेकिन प्रशासन ने प्रशासनिक कायदे से कैसे इलाज किया है। मेला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर 9:20 पे इनको रोका गया। इनके साथ करीब 10, 12, 15 वो समर्थक थे, और इनको कहा गया महाराज जब ये कोई नई परंपरा आप क्यों डाल रहे हैं, जब ऐसी परंपरा नहीं है तो आप मत जाइए, आप इस रथ को यहीं छोड़िए, हम ससम्मान आपको लेके चल रहे हैं, और आप हमारे साथ नाव में बैठ के चलिए, विशेष रूप से नाव, और हम आपको वहां पर संगम नोज पे स्नान आपकी व्यवस्था कराते हैं। नहीं, इनको तो तमाशा करना था। उसके बाद शासन को वहां से कॉल गई। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज और मेला एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पे ये फैसला लिया है। शासन यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक को संपर्क किया गया। वहां भी एक धर्मगुरु बैठे हैं, उनको भी पता है सब। मुख्यमंत्री बन गए तो इसका क्या मतलब? आप एक धर्मगुरु होके सतही स्तर की राजनीति कर रहे हैं, वो तो सत्ता में बैठे हैं और इलेक्टेड हैं। आप तो इलेक्टेड भी नहीं है। बिहार में आपने उतारे थे कैंडिडेट, ये बता दें कितना समर्थन इनको हासिल है लोगों का। वहां से साफ साफ संदेश आया कि इनको इस तरह की कोई नई परंपरा डालने की अनुमति नहीं दी जाए। तब प्रशासन ने कायदे से इलाज कर सादे दिया। कपड़ों में पुलिस को लगाया, सादे कपड़े में। आप देखिए वहां ऐसा भी नहीं किया प्रशासन ने कि इनको वर्दीधारी पुलिस और खींच खांच के ले गए, ऐसा कुछ नहीं। जब इन्होंने तमाशा ज्यादा शुरू किया, लगभग 2 दर्जन सादे सिविल कपड़ों में पुलिस के जवान वहां लगे, और कायदे से, जो पुलिस का अपना एक तरीका होता है, बड़े आराम से इनका रथ मोड़ मार के और ले जाके यथास्थान पहुंचा दिया। जिसने थोड़ी सी अराजकता करने का प्रयास किया, बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास किया, तो पुलिस का ये धर्म है सर। आप मुझे ये बताइए, लाखों लोग वहां पर मौजूद थे, अगर इनकी वजह से अफरा तफरी फैलती तो ये क्या, इनका उद्देश्य क्या था सर? अखाड़ा इसका परिषद मतलब ये ने तो इसकी जो निंदा की है। ये तो वहां भगदड़ मचवाना चाहते थे। निश्चित रूप से ये माघ मेले में कलंक लगाना चाहते थे, एकमात्र इनका यही उद्देश्य था। इसके अलावा और कोई, अच्छा इनके अलावा और कोई साधु संत इस तरह का तमाशा किया हो या उसको असुविधा हुई है? कोई असुविधा नहीं हुई। और आप छोड़िए, सोचिए सर, इन्होंने कितना मतलब घातक काम किया है सनातन के लिए। अनुशासन सिखाना धर्माचार्य का काम है। जिस समय लाखों लोग 9:20 जो मुख्य बिल्कुल पीक समय वहां पर नहान का चल रहा है, उस समय आप जाके ये तमाशा कर रहे हैं। ये लीजिए साहब, एक सूत्रों से समाचार आ गया। उद्धव सेना कॉर्पोरेटर्स टू गिव इनडायरेक्ट सपोर्ट टू बीजेपी इन द बीएमसी मेयर इलेक्शन इफ बीजेपी फील्ड्स इट्स ओन कैंडिडेट।
ये कॉर्पोरेटर्स हो गए अलग। मेरी कंस्पिरेसी थियरी जिंदाबाद। सर इसी बीच में वो वीडियो पहले रिलीज करवा दीजिए, उसके बाद नहीं तो इस समय की सबसे ब्रेकिंग खबर। इस पे सर इसके ब्रेकिंग साथ और एक डाल चीज और देते भी हैं। हो गया, मतलब फडणवीस बाबू ने शिंदे साहब को भी सिग्नल दे दिया कि बहुत ज्यादा मचलने की आवश्यकता नहीं है, आप शांत रहिए, हमारे पास तमाम नहीं नहीं, रास्ते और भी हैं। शिंदे साहब के तो उनकी आपस की मेरे हिसाब से तो साठ गांठ है। नहीं नहीं सर, शिंदे साहब पॉलिटिशियन है, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो जानते हैं कि बीजेपी के कॉर्पोरेटर की क्या औकात होती है, और केंद्र सरकार में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनकी। सर आपको मालूम है मगरमच्छ के जबड़े की पावर क्या होती है? ऐसे वो लॉक कर लेता है सर तो खुलता नहीं हाँ है। हाँ, वो तो सर अच्छा वापस आ जाते हैं। सर ये देखिए, वापस आ अच्छा, एक जाते हैं सेकंड, जब एक बनारस सेकंड, में। 3 एक सेकंड मिनट खाली। पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें मैं ब्रेकिंग और डाल देता हूँ। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज सुन रहा था। अच्छा एक चीज सर, खाली मैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद भाऊ से बात कर रहा था, तो मैंने हाँ। भाऊ से कहा कि मैंने कहा भाऊ, ये शिवसेना वाकई क्या मतलब अभी भी है उनके पास, उद्धव के पास, और शिंदे की परफॉर्मेंस इतना कम क्यों रही? तो भाऊ ने कहा कि यार तुम समझ नहीं रहे हो, जब तक ठाकरे के पास शिवसेना थी तो शिंदे को तो बेचारे को थाने का नेता बना के रखा हुआ था। तो थाने से अगर पूरी बीएमसी में, पूरी बंबई में ये 29 सीट लेके भी अगर आए हैं तो ये तो शिंदे का विस्तार है। शिंदे तो थाने के नेता थे, वो तो बीजेपी के पास आए तब मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम है। तो ये भी एक है लॉजिक। और दूसरा कि ये तो एकदम बकवास थ्योरी है कि इनके पास, फडणवीस के पास वापस चली गई। अरे वो तो सब भाईजानों के वोट है, और कांग्रेस कांग्रेस बेचारे उसको कंगाल कर दिया उन्होंने, फडणवीस ने। तो भाऊ की ये बात मुझे समझ में आई कि शिंदे ऐसा नहीं है कि बहुत घाटे में है। जी जी, वैसे इतना ही ठीक, है। तो अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। बनारस बाबा जी, बनारस। सर मैं बता रहा था कि वो जो मणिकर्णिका घाट को लेके, सर जब ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना था तब भी बहुत कुत्सित अभियान चलाया था इन्होंने उस कॉरिडोर के वो खिलाफ। भी इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चेलों ने चलाया था। हाँ, वो भी इनके चेलों ने, कांग्रेस इको सिस्टम का था कि ये मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सर एक बात बताऊं, अगर आपने उस कॉरिडोर में जो मंदिर थे, या बनारस में आज भी जितने मंदिर हैं, उसमें से अधिकांश की यह हालत है सर, मंदिरों पे कब्जा करके लोगों ने उसके ऊपर घर बना लिया। जब घर तोड़ा गया तो अंदर से मंदिर निकले। जी अवनीश भाई। मंदिर नहीं, अगर आपको याद हो बाबा जी, तब मैं प्रारब्ध यूट्यूब चैनल नहीं शुरू हुआ था, मैं फेसबुक पर लिखता था। मैं सर इस घटना के जिस समय ये अफवाहें फैलाई जा रही थी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मैं खुद बनारस गया और 3 दिन रहा। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें निकाली और वो पोस्ट बहुत वायरल हुई थी, उसको कई अखबारों ने छापा, कई मैगजीन में भी वो छपा, और पूरा नैरेटिव ध्वस्त हुआ था। सर बाबा जी कह रहे हैं कमरा, मैंने एक ऐसी तस्वीर, आज भी मेरे फेसबुक वॉल पे वो पोस्ट पड़ी हुई है। एक ऐसी तस्वीर मैंने निकाली जिसमें मंदिर के जो वो स्तंभ वो था, उसको घेर के उसके ऊपर सर कमोड लगा, टॉयलेट टूटा हुआ, वो तस्वीर मैंने निकाली थी। ये हाल किया हुआ था वहां पर सर, और लोगों को करोड़ों करोड़ों के मुआवजे मिले। मेरे एक जानने वाले बड़े वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा, आपको पता होगा बाबा जी, उन्होंने तमाम तरह की वितंडा शुरू किया, और जब उनको 6 करोड़ 80 लाख रुपए बढ़िया रेट पर उनको मुआवजा मिल गया, उसके बाद वो लगे प्रशस्ति गान गाने। तो सर निजी स्वार्थ लोगों के होते हैं, और मैं कल डोम राजा का जो उत्तराधिकारी हैं, मैं उनकी बाइट सुन रहा था, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। और सर विस्तार के लिए तो ये हाल मंदिरों का वहां पर किया गया था, इसलिए मैं उसको आज बताना जरूरी समझ रहा हूं। मैंने मेरी आंखों से मैंने उसके फोटो उठाई, उसके बाद वो फोटो कई लोगों ने साभार करके आगे बढ़ाया। तो ये नैरेटिव उस समय भी चलाया गया था, और ये यही है व्यक्ति चलवाने वाले, और ये कल वहां प्रयागराज में भी ये तमाशा कर रहे थे सर। तो इसलिए यूपी में तो इस तरह के तमाशे नहीं चलेंगे, क्योंकि कोई अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी और बहुत बड़ा वो कट्टर हिंदू साबित करे। यहाँ महाराज जी बैठे हुए खुद धर्माचार्य हैं, उनको पता है कि कैसे मंदिर बचाए जाते हैं और कैसे मंदिरों का अपमान नहीं होता है। जी सर एक चीज और, आइए थोड़ा। नहीं नहीं सर, 1-2 मिनट मुझे दीजिए।
सर बनारस क्या है कि बहुत पुरातन समय से मंदिरों का शहर रहा है, तो सर बनारस में बहुत पहले से, हजारों सालों से मूर्तिकार यहाँ रहते थे और मूर्तियां बनाने की यहाँ बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। तो जो खंडित मूर्तियां होती थी, मूर्ति बनाने में टूट गई, उनको डंप कर दिया जाता था। आखिर उस वक्त कहाँ लेके जाते? तो सर जब खुदाई हुई तो उसमें ऐसे बहुत से डंप्स निकले, वो उस जमाने की खंडित। सर इन कांग्रेसियों ने उनको दिखा दिखा के कहा कि भाजपाइयों ने ये मूर्तियां तोड़ तोड़ के यहां कर रखी। सर मंदिर को जब कहीं और जगह ट्रांसफर किया जाता है या मूर्ति जब खंडित हो जाती है, मान लीजिए एक प्रतिष्ठित मूर्ति जो है वो खंडित हो गई, तो उसका सर पूरा बाकायदा प्रोटोकॉल है। उस मूर्ति का बाकायदा विसर्जन होता है और नई मूर्ति लाके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक वो एक, इट इज अ पीस ऑफ स्टोन, उसकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा का विधान है, तब वो उसका तो उत्तर पूजन प्रदेश शुरू सरकार ने, होता है। सर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी बहुत कायदे की शुरू की है। जो लोग भी इस तरह के अफवाह फैला रहे हाँ, थे और फर्जी फोटो छाप रहे थे, बड़े कायदे से एफआईआर भी हुई है। अब मैं FIR नाम हुई क्या है। लूं, दर्शक खुद ही पढ़ा कर खुद ही पता करें किनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इस तरह जी। का तमाशा नहीं किया जाना चाहिए सर। आप अपना राजनीतिक विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह से और आप सर सनातन का मजाक और उड़ाएं। एक चीज बताऊं आपको, जो मणिकर्णिका घाट वो बता रहे हैं ना, जिसका जीर्णोद्धार हो रहा है, सर आज आप अगर वहां चले जाए ना, बड़ा बुरा लगता था सर। लकड़ी के टाल, बड़ा गंदा माहौल, इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था सर, जहां हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन। सर वो जगह, और सर मणिकर्णिका घाट हमारे लिए एक तीर्थ है, बिल्कुल। उसका जीर्णोद्धार हो रहा है और वो प्रेजेंटेबल बन रहा है, उसमें अच्छी व्यवस्था आ रही है। सर ये बड़ी अच्छी बात है जी। आइए थोड़ा ममता जी के बारे में बात कर लें। अवनीश जी, ममता जी का सर लेटेस्ट टेम्परेचर बताएं। सर ममता जी महादेव महादेव बोल रही हैं, जय दुर्गा, हाँ, भद्रकाली कपालिनी बोलने के बाद अब महादेव महादेव बोल रही हैं। अब उनको याद आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में हिंदू भी रहता है। इसकी वजह यह है कि वेस्ट बंगाल के हिंदू ने न सिर्फ अब समझना शुरू कर दिया है, अब बता भी रहा है कि हम समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं सर, वेस्ट बंगाल में एसआईआर ने जो अपना काम पवित्रीकरण शुद्धिकरण का जो किया है वो तो किया ही है सर। अब सबसे बड़ी चीज, बांग्लादेश के जरिए वेस्ट बंगाल में राजनीतिक इलाज आ रहा है, और यही वजह है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के बिना कराएंगे तो जीतना तो मुश्किल। अब सर बड़ी दिक्कत यह है कि अब हम लोग शाहजी का हाथ पकड़ के तो ये काम करा नहीं सकते, करना तो सर उन्हीं को है। लेकिन जो उपलब्ध अभी का वातावरण है उसके दायरे में ही काम अगर हम लोग करें तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के क्या कर लेंगे सर। लगाना उनको है, वो नहीं लगाएंगे तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो अभी संभव हो सकता है वो यही हो सकता है कि हिंदू मतदाता वहां पर न डरे और बाहर निकल के वो मतदान करे। एक सीख और मिली है, केरल में जिस तरीके से वहां भी राजनीतिक हिंसा का पुराना दौर है, ऑलमोस्ट बिल्कुल बंगाल की तरह ऐसा तो है नहीं। 2012 में अपने ही सीपीएम के नेता टीवी चंद्रशेखरन को काट 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 डाला वामपंथियों ने केरल में, दौड़ा दौड़ा के, केवल इसलिए कि पार्टी छोड़ दिया था अगले ने। तो वहां जब वोटर नहीं डर रहा है, और अभी जो हल्का सा दिखाई दिया है जिसमें आरएसएस की भी बड़ी मेहनत है और ये निकाय चुनाव में जो कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है, तो एक चीज तो है सर, निर्भय होने का एक भाव तो आ रहा है, और वो वेस्ट बंगाल में भी है। कितना है कितना नहीं है ये आगे देखने को मिलेगा, और कितना अब ये उद्दंडता कर ले जाती हैं या करने में सफल रहती हैं। एक तो एसआईआर से इनका अच्छा खासा काम लगा है, और दूसरा बंगाल के जो मतदाता हैं उनको ये समझ में आया है यार कि अब एनफ इज एनफ, अब ये दिक्कत हो जाएगी, अब काम खराब हो जाएगा। जैसा होता है ना, बंगाली उबता बहुत देर में है सर। 3 दशक से ज्यादा उसने लेफ्ट को मार पिटाई खाते खाते, लूटते, सब कुछ करते हुए देखा, फिर भी 32 साल के बाद उसको याद आया कि नहीं यार चलो पलट दो। लेकिन अब वो स्पीड
दुगनी हो गई है। सोशल मीडिया का दौर है सर, तमाम जगह से हर हाथ में मोबाइल है, तो वो 30 साल में जो उबन है वो ममता बनर्जी के इस 15 साल में वही स्थिति आ गई है। और ऐसा नहीं है कि लेफ्ट कम हिंसा करता था जब ममता बनर्जी ने 2012 में पलटा उनको, तब भी तो हिंसा होती थी सर, और तब तो हिंसा समर्थित सरकार भी वहां दिल्ली में बैठी हुई थी। तो मुझे लगता है कि बंगाल ने जो काम 30 साल में लेफ्ट के साथ किया वो ममता बनर्जी के 15 साल में पक चुका है, क्योंकि रफ्तार सूचनाओं की रफ्तार एक दूसरे के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसकी दुगनी हो चुकी है। सोशल मीडिया है, आज तमाम तरह की मीडिया है, हर तरह का नेट है, बांग्लादेश में वो देख रहा है, 2 मिनट में खबरें इधर पहुंच रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो मैच्योरिटी इनकी अब 15 साल में हो चुकी है। और वेस्ट बंगाल 2012 के लेफ्ट के हिंसा में जिस तरीके से निडर होके निकला और उसने पलटने का सोच लिया था तो पलट लिया था, तो वही स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी हिंसा करने से चूकेंगी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी वहां पर 356 लगाना है कि 3056 लगाना है, ये तो केंद्र सरकार और मालिकों का काम है सर, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं जी। सर उसमें एक थ्योरी और ये चल रही है बंगाल में कि एक तो जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का वो ये कह रहा है कि नहीं, बीजेपी इज इन अ बेटर पोजीशन दिस टाइम, और ये एफआईआर की वजह से जो ममता बनर्जी को 3-4% वोट का लॉस हो रहा है, 3-4% बीजेपी ने गेन किया है, तो नेक टू नेक फाइट हो गई है। वो जो 10% का जो पिछली बार वोट शेयर में मार्जिन था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ के पक्ष में कोई सहानुभूति लहर न चल जाए, क्योंकि ममता बनर्जी एक वहां सेंटिमेंट प्ले कर रही है कि ये गुजरातियों का शासन हो जाएगा बंगाल पे गुजराती कब्जा करना चाहते हैं। ये एक उसका वही जो पहले से भी खेलती आई है, और वो बंगाली अस्मिता का की लड़ाई हो जाएगी। अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उसके इस तर्क को बल मिल जाता है कि ये देखो जबरदस्ती करके कब्जा कर रहे हैं, अब राष्ट्रपति शासन इन्होंने लगा दिया है। सर ये मौका देना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं, उनका ये मानना है कि हम इस बार राष्ट्रपति शासन के बिना भी नेक टू नेक फाइट में आ चुके हैं। अब सर बात यह है कि जहां पूरी लड़ाई इस बात पे आ गई है कि ममता का कैडर, जो गुंडा कैडर है, जो गुंडागर्दी करके बूथ तक जाने से रोकता था, अगर उसको डिफेक्ट करा लिया जाए चुनाव से पहले, तो वो राष्ट्रपति शासन से बेहतर परफॉर्म करेगा। राष्ट्रपति शासन लगा के भी होना सिर्फ इतना ही है कि वो गुंडा न्यूट्रलाइज करना है, कि वो गुंडागर्दी करके भाजपा के मतदाता को मतदान तक रोक ना पाए, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दो। कहते हैं अगर हम उसको वैसे ही डिफेक्ट करा ले, पर इसका भी एक है नेगेटिव इफेक्ट। वो कहते हैं कि यार ये तमाम गुंडे जो कल तक टीएमसी में होते थे ये सब भाजपा ही हो गए। ये बात ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि बहुत सा गुंडा कैडर पिछले 5 सालों में भाजपा में आया है, जो बड़े नेता। बाबा जी बंगाल के राजनीति का ये चरित्र है, ये धीरे धीरे बदलेगा। वही लेफ्ट का गुंडा टीएमसी में आया था, वही टीएमसी का गुंडा आप कितना भी फिल्टर लगा लीजिए, तो मुझे लगता है कि इसको अपने हक में इस्तेमाल कर लेना ज्यादा बेटर है। जब होगा वहां पर शुद्धिकरण तब होगा, लेकिन अभी तो जो मॉडल है उसी को अपना लीजिए। वही कैरम क्लब, वही शुद्धिकरण का तो सिंपल फॉर्मूला है। गुंडा सिर्फ अच्छा सर, वो जो गुंडा है ना, वो समाज में वैसे गुंडागर्दी नहीं करता है, वो सिर्फ बूथ पर जाने से वोटर को रोकता है, गुंडागर्दी करके नहीं। वो उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, अदरवाइज समाज में ऐसी कोई गुंडागर्दी नहीं है। जो है वो संस्थागत है। ये ज्योति बसु का देन है कि सारा का सारा बूथ कैप्चरिंग और सब कुछ सरकारें किया करती थी, सिस्टमेटिक था, वो सिस्टमिक था। अदरवाइज ये सब संविदा कर्मी जैसा व्यवहार करते हैं, ये जो गुंडे हम आपके जिनको कहते हैं, ये राज्य सरकार के सिस्टम के संविदा कर्मी हैं। तो बीजेपी का भी अगर सत्ता आ जाएगी तो इनको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने हक में इस्तेमाल कर लेना क्या बुरा है इसमें। सीधी सी बात है, नैतिकता अलग बात होती है सर, लेकिन इलेक्शन भाई जहां की जो प्रकृति है उस प्रकृति को आप अडॉप्ट करेंगे तभी वहां पर परिवर्तन होगा। फिर जब आ जाएगा परिवर्तन तो आप सुधारते रहिएगा, ये भी बात है। बाबा जी आपकी थ्योरी ये वाकई सही है, ये सही। इसलिए वो भाजपा की
कि जो रणनीतिकार है उनका मानना है कि जरूरत नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने की। उल्टा पड़ जाएगा, ममता खेल लेगी, खेलने में उस्ताद है वो। हाँ, ये बात वो तो है। खामखा सहानुभूति ले जाएगी इस चीज पे। अरे पैर में प्लास्टर लगवा के पड़ गई थी पिछली बार, याद है? तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा रामदास जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रणाम हिंद, सर। जय जय भारत, श्री राम। वंदे मातरम। प्रणाम भाई।